नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। रविवार का दिन है, शाम के 7 बज रहे हैं और आज हम फिर लेकर आ गए हैं एबीपी गंगा का खास शो सत्य पे सत्ता, जिसमें हमेशा की तरह होंगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 7 शहरों की 7 कहानियां, वो कहानियां जिनसे आपका सीधा सरोकार होता है। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज की सबसे बड़ी पहचान ही है कि यहाँ पैदा होने वाले अमरूद पूरे देश में मशहूर हैं। लेकिन अमरूदों के लिए पहचाने जाने वाले प्रयागराज में अब ऐसे फल की भी खेती शुरू हो चुकी है जिसकी पैदावार सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही होती है। ये असंभव माना जाने वाला काम किसने और कैसे किया, देखिए प्रयागराज से एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन की इस रिपोर्ट में। सेब का नाम आते ही जहन में पहाड़ी इलाकों में फलों से लदे बगीचों की तस्वीर आ जाती है। लेकिन सर्द मौसम में उगने वाला सेब का पेड़ अगर मैदानी इलाकों में दिख जाए तो ये किसी अजूबे से कम नहीं और नामुमकिन माना जाने वाला ये कारनामा हुआ है अमरूदों के लिए मशहूर प्रयागराज जिले में। प्रयागराज की आबोहवा किसी भी लिहाज से सेब की खेती से तालमेल नहीं खाती। यहाँ सेब उगाने की बात करना ठीक वैसा ही था जैसे हथेली पर जौ उगाना। लेकिन रुद्र प्रताप की जिद और जुनून ने लोगों की जुबान पर ताले लगा दिए। हालांकि शुरुआती दौर में आसपास के लोगों ने उनकी इस जिद को सनक तक बता डाला था। अन्ना गोल्ड का पौधा मैं मंगाया। अब अन्ना गोल्ड के पौधे पे जो है अपने यहाँ के पौधे का ग्राफ्टिंग कर दिया, 4-4 अंगुल के अपने कलम जो है लगा दिए, टेपिंग कर दिया और उनमें से जो पौधे निकले वो आज फल दे रहे हैं। लेकिन रुद्र प्रताप की सेब को लेकर दीवानगी और उसे अपने गांव में उगाने की जिद के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल 1969 में आई फिल्म एक फूल दो माली के एक गीत ने सेब को लेकर रुद्र प्रताप सिंह में ऐसी दीवानगी पैदा कर दी कि उन्होंने 45 डिग्री तापमान वाले प्रयागराज में इसका बगीचा लगा डाला। 1987 में एक फूल दो माली फिल्म देखी थी तो गाना था झुक जाए फूलों की डाल। उसमें जो फरमाया सीन दिखाई गई वो सेब की बगीचा दिखाया गया और सेब का बगीचा बहुत ही, वो फिल्म से भी अच्छा हमको, गाने से भी अच्छा वो बगीचा हमको लगा और दिमाग में बिल्कुल बगीचा जो है घर कर लिया कि हमको लगाना ही लगाना है। तो फिर जब अपनी ताकत आई कि घर में हम कुछ कर सकते हैं तो फिर रोपाए, मतलब पेड़ों को लगाया। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। शुरुआती दौर में सेब के पौधों को पनपने में मुश्किल हुई। बाद में पौधे तो उगने लगे लेकिन उनमें फल फूल नहीं लगते थे। तब एक जानकार ने रुद्र प्रताप को पहाड़ी और मैदानी इलाकों के सेब के पौधों की ग्राफ्टिंग का सुझाव दिया, जिसके बाद आखिरकार इन पेड़ों पर सेब की शक्ल में रुद्र प्रताप की मेहनत के फल उगने लगे। और जो लोग कभी प्रयागराज में सेब की खेती को असंभव बताते थे वही लोग आज इन बगीचों और उन पर लगे सेब को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। एक दौर था जब हम स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों की बजाय मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि वक्त बदलने के साथ मिट्टी के बर्तन चलन से बाहर हो गए, लेकिन सरकार ने एक बार फिर मिट्टी के काम से जुड़े कुम्हारों के लिए बड़ी योजना शुरू की है। देखिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।
मिट्टी के घड़े, कुल्हड़ और बर्तन एक वक्त में हर घर का अहम हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बदलते दौर के साथ पहले लोग अपनी मिट्टी से दूर हुए तो मिट्टी के ये बर्तन भी चलन से बाहर हो गए और इन्हें बनाने वाले कारीगर भी हाशिए पर जा पहुंचे। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के ऐसे ही कारीगरों को उनकी खोई हुई पहचान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन किया है। माटी कला बोर्ड का गठन किया गया। माटी कला बोर्ड माटी से कला का प्रदर्शन और हर वर्ष इसके आधार पर ताल तलैया की सफाई होकर के वो जनता की परम आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन बनता है। दरअसल ग्लोबलाइजेशन की मार मिट्टी की कला पर भी पड़ी और लोगों ने अपने ही देश की मिट्टी से बने सामानों की बजाय चीन में बने मिट्टी के सामानों को ज्यादा तरजीह देनी शुरू कर दी, जिसका सीधा असर हमारे कुम्हारों पर पड़ने लगा और धीरे धीरे कुम्हारों की चाक की रफ्तार कम होने लगी। लेकिन अब माटी कला बोर्ड के जरिए एक बार फिर सरकार कुम्हारों की चाक को रफ्तार देने की तैयारी में है। इसीलिए अब कुम्हारों को मिट्टी की चाक बांटे जा रहे हैं और जल्द ही कुम्हारों को मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए गैस की भट्टियां भी दी जाएंगी। उन 3000 से ऊपर जो नाम पहुंचे उन्हीं में से हम चयनित करके जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक चाकों की डिलीवरी हो रही है, हम उसी अनुपात के हिसाब से सभी जिलों में वितरण कर रहे हैं। उसी के तहत आज 16 चाकों का यहाँ आगरा में वितरण किया गया है। कुम्हारों को अपना काम जारी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी मिल सके, इसके लिए उनके नाम तालाबों का पट्टा किए जाने की व्यवस्था की गई ताकि कुम्हार तालाब से मिट्टी निकालकर बिना रुके बर्तन बनाने का काम जारी रखें। इसके अलावा कुम्हारों में कारीगरी की नई सोच पैदा करने के लिए बोर्ड की तरफ से ट्रेनिंग देने की भी योजना है, जिससे मिट्टी में जान डालने की उनकी कला में और बारीकियां विकसित होंगी और वो नई डिजाइन के बर्तनों को तैयार कर अपने रोजगार को रफ्तार दे सकेंगे। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। देश में अनलॉक लागू होने के बाद बाजारों में रौनक धीरे धीरे ही सही लौटने लगी है, लेकिन कोरोना की वजह से काम के तौर तरीके बदलने से कंप्यूटर और लैपटॉप की बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। क्यों बढ़ी है कंप्यूटर की बिक्री? देखिए लखनऊ से एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा की ये रिपोर्ट। दुनिया भर में लाखों लोगों को बीमार करने वाले कोरोना वायरस की वजह से आज दुनिया में रहन सहन ही नहीं बल्कि कामकाज का तरीका भी बिल्कुल बदल चुका है। कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए एक तरफ दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या घटा दी गई है तो दूसरी तरफ स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते अब नौकरी करने वाले वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बच्चों की क्लास ऑनलाइन होने से सुस्त पड़े कंप्यूटर और लैपटॉप बाजार को नई रफ्तार मिल चुकी है। दरअसल सार्वजनिक जगहों पर भीड़भाड़ और एक दूसरे के संपर्क में आने पर अब भी कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बना हुआ है। दफ्तरों में एक ही कंप्यूटर का इस्तेमाल एक से ज़्यादा कर्मचारी करते हैं तो स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे और छात्र छात्राएं एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। यही वजह है कि बच्चे हों या बड़े सभी घर में तकनीक के सहारे पढ़ाई और काम करने पर जोर देने लगे, जिसके चलते अब कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट की मांग बढ़ गई। घर के लिए लिया है बेसिक लैपटॉप फॉर स्टडीज पर्पस। स्कूल बंद है, फ़ोन में हो नहीं पा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसी पर्पस से लिए। ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट शुरू होने से युवाओं में लैपटॉप की मांग बढ़ी है। सबसे ज़्यादा डिमांड 25 से 30 हज़ार तक की रेंज के लैपटॉप की है। यही वजह है कि बाजार में इस रेंज के लैपटॉप नहीं मिल रहे हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप के दुकानदारों की माने तो मार्च से अब तक जितने भी लैपटॉप और कंप्यूटर बिके हैं उनमें 70% बिक्री के पीछे की वजह ऑनलाइन क्लासेज शुरू होना है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ने से भी लैपटॉप की बिक्री बढ़ी है, लेकिन निर्यात कम होने से मांग पूरी नहीं हो पा रही है।
दुकानदारों की माने तो डिमांड और सप्लाई में कमी की वजह चाइनीज सामानों को लेकर देश में पनप रही नाराजगी भी है, क्योंकि भारत में 60 से 70% लैपटॉप और कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां चीन की हैं। बिक्री तो सर पहले से बहुत ही ज़्यादा हो गई है, 2 से 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन माल की शॉर्टेज है क्योंकि सारा माल जो हमारा आता है चाइना से आता है और इसमें सबसे ज़्यादा रोल इस समय लैपटॉप का है। लैपटॉप में बच्चों को घर में ही जो पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होती हैं, सब चीज़ों के लिए वेब कैमरे की भी ज़रूरत पड़ती है। वेब कैमरा इस समय इतनी शॉर्टेज में है कि जो वेब कैमरा 400 रुपये का होता था वो आज 2000 रुपये में भी नहीं मिल रहा है। लैपटॉप और कंप्यूटर के व्यवसाय से जुड़े लोगों के मुताबिक ये मांग आगे भी बरकरार रहेगी, क्योंकि कोरोना के चलते लोग अब भी एहतियातन बाहर निकलने की बजाय घरों से काम करने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और स्कूलों में नया सत्र शुरू होने के बाद भी आने वाले दिनों में ऑनलाइन क्लासेज की बदौलत ही पढ़ाई करवाने की संभावना बनी हुई है। कोरोना काल में बाकी व्यापार भले ही डाउन हुए हो, लेकिन लैपटॉप और टैबलेट का बाजार लगातार अप होता गया। वजह है ऑनलाइन क्लास से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक का कॉन्सेप्ट। हालात ये हैं कि अब बाजार में लैपटॉप और टैबलेट की शॉर्टेज होने लगी है। अपनी ज़रूरत का एक लैपटॉप लेने के लिए भी ग्राहकों को कई दुकानों की खाक छाननी पड़ रही है। इस बाजार पर चाइना के साथ रिश्तों की खटास का भी साफ असर देखने के लिए मिल रहा है। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। कोरोना से निपटने के लिए इन दिनों दुनिया भर में वायरस की वैक्सीन की खोज जारी है, लेकिन वायरस की काट मिलने से पहले ही कई लोग कोरोना का इलाज ढूंढने का दावा करने लगे हैं और इन्हीं में से एक है बुलंदशहर के एक अघोरी साधु। लेकिन कोरोना के इलाज के उनके दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल की एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने। सिर पर बाल की जगह जटाओं ने ले ली है, शरीर क्षीण हो चला है, उम्र का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कई सालों से कुछ खाया नहीं। हाँ, चीलम की कश जरूर लगा लेते हैं। यह अघोरी साधुओं का अपना ही संसार है। जी हाँ, ये बुलंदशहर के सिकंदराबाद का उदासीन पंचायती अखाड़ा है, जहाँ महंत प्रकाश दास ने 40 सालों से अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला है। चाय और चिलम ही अब इनके जिंदा रहने का जरिया है। और तो और 10 सालों से इन्होंने नहाया भी नहीं है। कहते हैं तभी नहाएंगे जब माई खुद नहलाएंगी। इस वक्त हम बुलंदशहर के सिकंदराबाद में मौजूद हैं, जहां पर पिछले 40 सालों से महंत प्रकाश दास जी अपना आसन जमाए हुए हैं, धुनी रमाए हुए हैं और कहा जाता है कि वो पिछले 40 सालों से अन्न का एक दाना भी उन्होंने नहीं लिया है। सिर्फ चाय और चिलम के भरोसे वो जिंदा हैं। इसी दौरान एबीपी गंगा की टीम ने आज के हालात की बात छेड़ी। फिर क्या, महंत प्रकाश दास चौंकाने वाला दावा करने लगे। उनके मुताबिक उनके पास कोरोना की दवा है और जिसे भी ये दवा दी गई उसे महामारी अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी है। वहीं महंत जी ने यह भी दावा किया कि 3 साल दुनिया के लिए प्रलयकारी है। क्या कहेंगे आप? 40 सालों से आपने अन्न का एक दाना नहीं लिया। हमारा 40 साल हो चुका है, हमको ऊपर ही हो गया होगा, कम नहीं है तो अनुमान से बता रहे। अन्न पाते नहीं, अन्न बहुत लिया, चाय पानी ले लिया, अपना मौज। अच्छा, वजह क्या है अन्न छोड़ने की? वो अपने शरीर के जो साधु हैं, साधु का कोई वजह होती है, बेवजह ही होता है। साधु है जन क्या छोड़ दें, क्या लगा दें। बाकायदा यहाँ महंत जी का दरबार लगता है। भक्त दूर दूर से यहाँ अपनी मुरादें लेकर पहुँचते हैं। सबकी तमन्ना बस यही कि किसी तरह बाबा का आशीर्वाद और भभूत मिल जाए। मैं यहाँ से 10 साल से आ रहा हूँ कभी लगातार। मेरा गांव खेड़ी है बुलंदशहर में, और यहाँ की काफ़ी मान्यता है। मतलब कोई रोगी आता है वो भी ठीक होके जाता है यहाँ से। मैं भी, मेरे कमर में दर्द था, इसी चक्कर में मैं आया था। अभी मैंने दवाई लिया तो मेरे को काफ़ी राहत मिली है।
अघोरी साधुओं की अपनी ही दुनिया है और वो वहाँ किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करते हैं। वैसे एबीपी गंगा कोरोना को लेकर अघोरी महंत प्रकाश दास के दावों की पुष्टि नहीं करता। यहाँ हमने जो देखा और सुना वही आपके सामने रखा है। मान्यता है कि इस भभूति को मिलने के बाद लोग ठीक हो जाते हैं, जो भी कष्ट उनका होता है वो दूर हो जाता है। और ये मान्यता है कि यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, यहाँ तक कि विदेशी नागरिक भी यहाँ पर आते हैं। इस उदासीन पंचायती अखाड़े में अपनी मुरादें लेते हैं, बाबा से मिलते हैं और अपनी जो भी व्यथा होती है वो बाबा को बताते हैं। और ऐसी मान्यता है कि उनकी जो परेशानी होती है, जो पीड़ा होती है, वो दूर होती है। सिकंदराबाद से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश भर में शर्तों के साथ मंदिर तो खुल गए, लेकिन अब भी मथुरा के मंदिरों में भक्तों की भीड़ पहले की तरह नहीं दिख रही। इसका असर मथुरा में भगवान कृष्ण और राधा की पोशाक बनाने वालों पर दिख रहा है। बाजारों में ग्राहक नहीं होने से कैसे हुए प्रभावित पोशाक का काम, ये आप देखिए। मथुरा से एबीपी गंगा संवाददाता सौरभ गौतम की इस रिपोर्ट में। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ अपने आराध्य के दर्शन करने आते हैं, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं। साथ ही यहाँ भगवान को पोशाक चढ़ाने की भी परंपरा है। यहाँ बनने वाले पोशाकों की मांग देश ही नहीं विदेशों तक है। लेकिन कोरोना महामारी ने ब्रजभूमि पर भगवान के पोशाक बनाने के कारोबार पर जैसे वज्रपात कर दिया। बाहर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के नहीं आने से व्यापार पूरी तरह ठप है। बाजारों की बंदी से यहाँ पोशाक बनाने वाली हजारों फैक्ट्रियों की मशीनों पर ब्रेक लगा हुआ है। कारीगर बेरोजगार हैं। एबीपी गंगा की टीम ने वृंदावन के गौरा नगर स्थित पोशाक की गोदाम पर मालिक से बात की तो उनका दर्द छलक उठा। मथुरा में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना की जीती जागती मिसाल मोहम्मद बंटी का कारखाना है। यहाँ कोरोना ने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पोशाक पर लगने वाले चमचमाते गोटों और स्टोन की चमक फीकी कर दी है। जन्माष्टमी आने वाली है और व्यापार ठप है। जी ठाकुर जी का पोशाकों का काम है और ये काम मैं सन 98 से करीब कर रहा हूँ। तो क्या असर पड़ा है कोरोना काल में पोशाक का? तो जन्माष्टमी आने वाली है। जी जन्माष्टमी आने वाली है। कोरोना काल में बहुत काम बिल्कुल ठप पड़ गया है और दुकानें खुल रही नहीं हैं, मंदिर भी बंद पड़े हैं, तो इसलिए काम बहुत कम हो गया। फैक्ट्रियों और गोदामों से निकलकर हम पहुंचे थोक विक्रेताओं के पास, जहां हमारी मुलाकात रस्तोगी जी से हुई। हमने कारोबार का जिक्र कर जैसे उनकी दुखती नस पर हाथ रख दिया। आज इस समय क्या है, जन्माष्टमी नज़दीक है और हम लोग को इस समय फुर्सत नहीं होती थी और इस समय आप देख रहे हैं कि इस समय खाली बैठे हुए हैं। ग्राहक का इंतज़ार देखा जा रहा है और ग्राहक कोई है नहीं। अब बारी थी दुकानों की। हम बांके बिहारी रोड स्थित उन दुकानों पर पहुंचे जहां प्रशासन ने हफ्ते में 3 दिन दुकान खोलने की अनुमति दी है। इनका अपना ही दर्द है। तो यहाँ पे व्यापार नहीं है, पोशाक से संबंधित व्यापार बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। बांके बिहारी मार्केट के आसपास सारी दुकानें बंद हैं। 3 दिन खुलने के बावजूद 90-99% 3 दिन दुकानें भी नहीं खुलती। जब हमारी बात दुकान पर आई एक महिला श्रद्धालु से हुई तो उन्होंने बताया कि वह 3 महीने बाद अपने ठाकुर जी के लिए पोशाक खरीदने आई। कोरोना का डर तो है ही। यहाँ ठाकुर जी के कुछ सामान कोरोना काल की वजह से काफ़ी दिन से दुकानें बंद चल रही थी और आज बड़ी मुश्किल से हम लोग निकले हैं मार्केट के लिए। तो ठाकुर जी की भक्ति भी ज़रूरी है। भगवान तो सभी के लिए, सभी के प्रिय होते हैं और उनकी आराधना तो होनी ही चाहिए। तो इस वजह से मैंने भी थोड़ा सा ठाकुर जी का सामान लेने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। भगवान की पोशाक बनाने वाली
और खरीदने वाली एक एक कड़ी से बात करने के बाद समझा जा सकता है कि जहां कभी काम से फुर्सत नहीं मिलती थी, कोरोना महामारी ने रोजगार से लेकर कारोबार व्यापार तक सब ठप कर रखा है। यानी अब सब कुछ भगवान भरोसे। मथुरा वृंदावन से सौरभ गौतम की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सोमवार से सावन का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार सावन के महीने में वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन का तौर तरीका बदला सा रहेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वाराणसी प्रशासन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए नए तरीके से इंतजाम किए हैं। देखिए वाराणसी से एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, हर तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज। कहते हैं यहाँ कड़ कड़ शंकर है। वैसे तो काशी में पूरे साल भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन सावन में ये संख्या इतनी जिसकी गिनती संभव नहीं। मान्यता है कि सावन में काशी विश्वनाथ पर जलाभिषेक से मांगी हुई मुराद जरूर मिलती है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से जिला प्रशासन को विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और एलईडी से बल्ब के दर्शन समेत कुछ खास इंतजाम किया, जिसमें हर 6 घंटे में मंदिर का सैनिटाइजेशन भी शामिल है। वहीं इस बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वहां हो रहे निर्माण के कामों को लेकर भी भक्तों में उत्साह और उत्सुकता है। यह राजस्थानी कारीगरों के तराशे पत्थरों पर भी सबकी नजर होगी। आज स्थिति ये होगा कि हम लोग समूह में ना जाकर विश्व का के लिए हम लोग कुछ मांगते उनसे, मगर हाँ मांगेंगे जरूर, मगर अपने स्थान पर अपने हृदय से उनके हृदय को जोड़ने का करेंगे, जिसके कारण बस हम बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे जब जलाभिषेक बाबा का सावन में हो, उसी जलाभिषेक के साथ कोरोना को भी बहा के लेके चले जाए, विश्व का कल्याण करे, यही बाबा विश्वनाथ से हमारा प्रार्थना है। बात जहां आस्था और श्रद्धा की हो तो वहां विज्ञान की बात बहुत हद तक बेमानी हो जाती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को विश्वास है कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से कोरोना महामारी का खात्मा होगा